गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कैरियर प्लानिंग 101 द की कंसेप्ट्स। सो ड्राइंग फ्रॉम साइकोलॉजी, sociology and management science, today we are going to cover essential areas such as gaining perspective, building confidence and competence, leveraging knowledge for power and balancing silence with action. इस गुफ्तगू के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर मुर्तज़ा मीर, जो मेरे दाएं जानिब आप उनको देख सकते हैं स्टेज पे। ही होल्ड्स अ डॉक्टरेट इन engineering management and has 26 years of experience in the high-tech sector. Dr. Mir is a published researcher and serves as a visiting faculty at many universities. Beyond his professional expertise, Dr. Mir is a versatile individual. Short story writer हैं, गज़ल गो शायर हैं, stand-up comedian हैं, and he's an avid runner as well. और on the very lighter note, इवेंट से पहले हमारा यहाँ हॉल में इस चीज़ पे भी कंसेंसस है कि आप जो हैं ब्रूस कैम्बल से आपकी चेहरे की जो है शुबात काफ़ी रिजेंबल करती है। और हाँ, एक और विनोद खन्ना, नहीं अक्षय खन्ना। अच्छा हाँ, चलें, ये आप इसका खुद ही फैसला कीजिएगा कि कितनी मुजाबियत है। आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया। प्लीज़ अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। और प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद गुफ्तगू हस्ब रिवायत जो है वो आप लोगों के लिए ओपन होगी। बस माइक के लिए हाथ बुलंद कीजिएगा और फिर अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा, सो दैट एक इंगेजिंग कन्वर्सेशन बन सके। डॉक्टर मुर्तज़ा मीर का इसलिए भी शुक्रिया कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उनकी ये टॉक अरेंज हुई है, बट वेरी ग्रेटफुल कि वो उन्होंने इसको मेक श्योर किया कि वो यहाँ पर तशरीफ़ ला सके। नाउ प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मुर्तज़ा मीर। थैंक यू। Thank you very much, Nayyar, for the introduction, and thank you very much everybody who's here for being here personally, and all those people who are watching this online. हम प्रोजेक्टर और स्लाइड्स की मदद लेंगे। शुक्रिया फैसल का, बहुत शुक्रिया। जनाब, करियर प्लानिंग हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारा करियर कहा जाता है। 8 hours a day का मतलब है ऑलमोस्ट 1/3 of our life is spent pursuing a career. It is very important. That's why you are here. That's why you are watching. अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम करियर को प्लान कैसे करते हैं। हर शख्स करियर प्लान कर रहा है, बेशक वो स्टूडेंट है, बेशक वो यंग एंटरप्रेन्योर है, बेशक आप मिड करियर में हो या बेशक मेरी तरह लास्ट लेग ऑफ करियर में हो। प्लानिंग की हमेशा ज़रूरत रहती है। उसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ चेंजिंग सो रैपिडली। हर दूसरे दिन कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नया इवेंट, global socio-political and economic situations are changing so rapidly that कल जो चीज़ वैलिड थी, कल जो प्लान वैलिड था, वो शायद आज वैलिड नहीं है। और ये हर स्टेप पे आपको ये फेस करना पड़ेगा। और प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी 1/3 ऑफ लाइफ गुजार दें और हमें ये एंड पे पता चले कि हमने तो किसी और की ज़िंदगी गुजार ली है। ये प्रोफेशन तो मेरा है ही नहीं, ये करियर तो मेरा है ही नहीं। जस्ट टू और ऐसा नहीं है कि ये बातें सुन के या इन बातों को जहन में रख के हम उस फीलिंग से नहीं गुजरेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो फीलिंग दोबारा भी आए, बट एटलीस्ट विल हैव दैट माइंडफुलनेस, दैट कॉन्शियस एफर्ट एट आवर हैंड कि हमने एटलीस्ट जो करना चाहिए था वो ज़रूर किया। एंड माई एफर्ट टुडे इज़ टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। हम जो भी यहाँ पे बात करेंगे, इट इज़ ओपन टू डिस्कशन, इट इज़ ओपन टू एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूज़ल एट द सेम टाइम। एंड हम चाहते हैं कि हम ज़रा एक नई डायरेक्शन के अंदर सोचने की कोशिश करें। और इसके अंदर जितने लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, आप ऑनलाइन भी कमेंट कर सकते हैं। पीपल सिटिंग हियर कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस एंड वी विल सी
कि ये मेरा लेक्चर अप्रोच नहीं है, इट इज़ अ डिस्कशन अप्रोच, इट इज़ समवट अनकन्वेंशनल एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ influence from my own personal experiences and some of the things that I've done research on, some of the things that I have worked on throughout my career. But it is more of my personal life story rather than anything else. So let's start. पहला कॉन्सेप्ट जो कि आई थिंक जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए वो है कि क्या हम फॉरेस्ट को देख रहे हैं या ट्रीज को देख रहे हैं. वो कहा जाता है कि अगर आप जूम आउट कर लेंगे तो आपको पूरा फॉरेस्ट नज़र आएगा और उस फॉरेस्ट की खूबसूरती को, उसकी मैग्निफिसेंस को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं. और अगर आप जूम इन करेंगे तो एक दरख्त और उस दरख्त पे लगे पत्ते और उस पत्ते के अंदर जो वेन्स हैं उसकी खूबसूरती को आप तभी देख सकेंगे. सो दीज आर द टू एक्सट्रीम्स ऑफ पर्सपेक्टिव. मैं चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो हमारी कम्युनिटी में और हमारी बिरादरी में फोकस बहुत लेज़र फोकस होता है और ट्री के पत्ते के ऊपर जो वेन है उसके ऊपर होता है. उसका एक नुकसान ये है, फ़ायदा बहुत है. हम पढ़ते रहते हैं कि जी वो 10,000 आवर रूल है कि एक चीज़ पे आप 10,000 घंटे लगाएं तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि हम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं. तो हम वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कहीं लेफ़्ट राइट नहीं देखते. लेकिन फिर हमारे अंदर वही एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है. इस अप्रोच का एक नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो आपने एक टांगे पे आगे जो घोड़ा लगाया ना उसको देखा है, उसने साइडों पे ब्लिंकर्स लगे हुए होते हैं. आपका पेरिफेरल व्यू ब्लॉक हो जाता है. बहुत सी जगहों पे मैंने ट्रेनिंग्स दी, लोगों से बातचीत की, डिस्कशन हुई, तो इंजीनियरिंग और के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनसे पूछा जाए कि आपने कोर्स के अलावा कुछ और पढ़ा है, लिटरेचर, फिलॉसफी, फिक्शन, तो ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता. उसका फ़ायदा यह है कि दे आर फोकस, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देयर पर्टिकुलर ट्री और देयर पर्टिकुलर लीफ, बट दे आर मिसिंग आउट द फॉरेस्ट. और जो लोग दूसरी फील्ड्स में हैं वो अपना मुआवजा खुद कर सकते हैं कि वेदर दे आर ट्री वॉचर्स और फॉरेस्ट गेजर्स और समवेयर इन बिटवीन. पॉइंट है कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको फोकस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ फोकस शिफ्ट करना पड़ता है. ये भी गलत है कि आप सिर्फ फॉरेस्ट को देखते रहें और ये भी गलत है कि आप सिर्फ ट्रीज और लीव्स को देखते रहें. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी हम अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहे हों, आई पर्सनली थिंक दैट वी शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिग पिक्चर. अ स्टूडेंट इन पाकिस्तान or somebody who has recently graduated or somebody who is at the start of a career like I was many years ago, उसके ज़हन में क्या चल रहा होता है और किस चीज़ पर उसको फोकस करना चाहिए. हमारी बिग पिक्चर क्या है? अब इसको पढ़ के थोड़ा सा शौक सा लगता है. उसकी वजह यह है कि दिल कहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है. हमारा जो यकीन है, बल्कि ईमान की हद तक यकीन है कि पाकिस्तान तो हमेशा हमेशा रहने के लिए बना है, तो इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ या इसके काउंटर में कोई भी बात सुनना नहीं चाहते. आप मेरी बात ना सुने, हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट रन करते हैं एंड देन मे बी यू कैन कम टू योर ओन कंक्लूजन. मैं कुछ इंस्टीट्यूशंस का नाम लूँगा, आप मुझे बताएं कि आपका उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर किस हद तक कॉन्फिडेंस है. क्या आपके ख्याल में, आपके पर्सनल ख्याल में पुलिस वो काम कर रही है जो आइडियली पुलिस को करना चाहिए? 5 का मतलब है फुल कॉन्फिडेंस और 0 का मतलब है ज़ीरो कॉन्फिडेंस. अब आप पुलिस को कितने नंबर देंगे? फॉर एग्जाम्पल 5 में से ज़्यादातर लोगों ने 2 कहा. अच्छा, अब आप पॉलिटिशियंस को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लें और उसको एज एन इंस्टीट्यूशन समझें और देखें कि आपको उस पॉलिटिकल पार्टी पे कितना कॉन्फिडेंस है कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी मुल्क की हो, आइडियली स्पीकिंग, या जो ट्रू स्पिरिट है एक पॉलिटिकल पार्टी की, या जो ट्रू रोल है एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कंट्री के अंदर, उसकी पॉलिटिक्स की नहीं, उस ओवरऑल
हर डायमेंशन में, एक मुल्क के हर डायमेंशन में एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या अहमियत होनी चाहिए या क्या रोल होना चाहिए, तो हमारी कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी, आपको कितना कॉन्फिडेंस है? 0 to 5? 1. ब्यूरोक्रेसी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बहुत ट्रेंड हैं, बहुत केयरफुली सिलेक्टेड होते हैं, केयरफुली उनकी ट्रेनिंग होती है, ऑन जॉब एक्सपीरियंस भी है, और बहुत पुराना इदारा है। जब पाकिस्तान बन रहा है, ये हमें विरसे में मिला है, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का जो सारा सिस्टम है। सो हमारी जो मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है, आपके ख्याल में उस पर आपका कितना कॉन्फिडेंस है? 4 है, किसी ने 0 कहा है, और 3. ओके, इसका मतलब है कि इसका हम एवरेज अगर निकालें, यहाँ ऑडियंस की एवरेज निकालें, तो 2.5 के करीब बन जाएगी, मिडिल में। ठीक है, दे आर नॉट टोटली 0, बट दे आर नॉट अप टू द मार्क एज वेल, बट दे आर एक्सेप्टेबल। अगर हम ऑनलाइन ऑडियंस भी अगर कुछ पोल में हिस्सा ले ले तो ज़रूर, दैट विल बी बेटर। मीडिया, हमारा जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ सोसाइटी। तो मीडिया की जो जिम्मेदारी होती हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स यंगर जनरेशन, टुवर्ड्स ओपिनियन मेकिंग, टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग अ थॉट प्रोसेस विद इन द जनरल पब्लिक, इस रोल के अंदर आपका क्या ख्याल है कि वो कितने हद तक कामयाब हुए हैं? 4, 3, 1, 3. सो हम ये कह लेंगे इस ऑडियंस के मुताबिक 2.5 के करीब, यानी कि ब्यूरोक्रेसी एंड मीडिया आर समवट डूइंग देयर जॉब। जुडिशरी, पाकिस्तान की जुडिशरी क्या अवाम को इंसाफ पहुंचाने में कामयाब रही है? 0 to 5? 0, 1, 0, 1. एकेडेमिया, क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहन साजी में लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार करने में कामयाब हुए हैं? 0 to 5? 0, 0, 3, 1. ओके, इसको हम 2.5 से नीचे लगेंगे, इसको हम 2 पे रख लेते हैं। ठीक है। मेडिकल प्रोफेशनल्स, क्या आप डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं? 4, 3, 3, 3. इसका मतलब है कि हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, वो आपके ओपिनियन में आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है। डॉक्टर जो आपको बात कहता है, आप उसको ट्रस्ट ज़रूर करते हैं। बाकी हमें फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस का पता है, माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन है, ईदी है, वी आर डूइंग क्वाइट वेल इन दैट। सो आपने ये सिचुएशन देख ली है। द कॉन्फिडेंस इन आवर इंस्टीट्यूशंस, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि इस मुल्क को, हर मुल्क का हिस्सा है, जो हर मुल्क की बुनियाद और उसके पिलर्स समझे जाते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस का क्या रेट है, और किसी फर्स्ट रेट कंट्री के अंदर इन इंस्टीट्यूशंस पे लोगों का क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। जहाँ पर ये कॉन्फिडेंस लेवल जनरल पब्लिक का ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल स्टेट है, और जहाँ पे ये कम है वो हमारे आज के पोल से अभी तक के ये लग रहा है कि ये वी आर समवेयर इन द मिडिल, वी आर समवेयर इन द मिडिल। सो दिस मीन्स द होप इज देयर। इशू ये है कि जो बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आउट ऑफ ऑर्डर हैं, जो कि अपना सही तरह से काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसे आपके ख्याल में हैं भी जो कि ठीक काम कर रहे हैं। अब हम इंस्टीट्यूशन से इंडिकेटर्स की तरफ आ जाते हैं। बिगर पिक्चर की हम बात कर रहे थे कि अपना करियर प्लान करने से पहले ये बिगर पिक्चर को रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। मेजर इंडिकेटर्स क्या हैं जी? आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देख लें। पाकिस्तान इज़ एट द टॉप ऑफ द लिस्ट व्हेन इट कम्स टू पॉपुलेशन। वी आर द 5th बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन दूसरे इंडिकेटर्स को देखें, फॉर एग्जांपल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, डेट टू जीडीपी रेशो, infant mortality, spending on education, spending on health, the size of underground
इकोनॉमी, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, और कोई इंडिकेटर जो आपके लिए अहम हो वो भी आप उठा लें, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच में आई थिंक वी आर गुड, बट बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इंडिकेटर्स, उसके अंदर हमारा बॉटम ऑफ द लिस्ट में ही नाम आएगा. So that is the second way of judging whether as a country, as a state, as a nation, we are failing or succeeding. अब इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो आप कस्प ऑफ हम पहुंच चुके हैं बैंक्रप्सी के, और डेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. जो भी करंट सिचुएशन है, जो कि फॉर्चुनेटली आपके ख्याल में बिल्कुल टोटली ज़ीरो नहीं है, इट्स समवेयर अराउंड 2.5, उसके फेलियर के रीजंस क्या हैं? यहाँ ब्लैक होल में ही बहुत सी डिस्कशंस हो चुकी हैं रीजंस ऑफ फेलियर ढूंढने के लिए. और अगर हम किसी फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि चूँकि हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी ठीक नहीं हैं, या जो अच्छी बनती भी हैं वो फॉलो नहीं होती, तो शायद इस वजह से हमारा फेलियर है. पुलिस से पूछेंगे कि उनके इदारे की फेलियर क्या है, तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि पॉलिटिसाइज हो गई है पुलिस, और हमें फ्रीडम नहीं है और रिसोर्सेज की कमी है फॉर एग्जांपल. तो ये वजह है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हम पूछेंगे तो वो अपने अपने रीजंस बताएंगे. और आवाम से अगर हम पूछेंगे कि हमारे मुल्क में फेलियर की क्या रीज़न है, तो वो कहेंगे कि बस जी हमें कोई अच्छा सच्चा लीडर नहीं मिल सका आज तक. हमारे आवाम के ख्याल में अगर हमें एक अच्छा और सच्चा लीडर मिल जाए तो शायद हम बहुत तरक्की कर जाएं. लेकिन मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी असल रीज़न नहीं है. इस वक्त मैं मुनीर न्याजी का ये एक शेर सुनाऊंगा कि मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता. ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, और बहुत अरसे से आप किसी भी शहर में चले जाएं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, हर सड़क पे हर शख्स जल्दी में है. सिग्नल येलो होता है तो हम स्पीड आहिस्ता करने की बजाय तेज़ कर देते हैं. गाड़ी वाला स्पीड तेज़ कर देगा, मोटर बाइक कोशिश करेगा कि लेफ्ट राइट से निकल जाए. वी आर ऑलवेज इन अ हरी, वी आर ऑलवेज अप टू समथिंग, वी आर ऑलवेज बिजी, वी आर ऑलवेज वरीड. लेकिन इन सारी पसूड़ियों का हमारी ओवरऑल जो नेट आउटपुट ऑफ द कंट्री है उस पर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा. वैसे बहाना अच्छा है, हम ये कह देंगे यार हमारे पे जिन का साया है इसलिए हम ज़रा तरक्की नहीं कर पाते, वरना तो हम दुनिया में टॉप कंट्री होते. लेकिन फिर वो बंदा कहते नहीं यार, थोड़ी सी इलॉजिकल सी बात हो जाती है. कुछ जिन जो है वो एक बंदे पे चढ़ जाएगा, ठीक है, एक घर में जिनका साया हो सकता है, पूरे मुल्क पे तो जिनका साया नहीं हो सकता ना, कोई और वजह. और मेरे जैसा शख्स जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, उसके दिल में ये बात आती है कि यार काश कोई एक यूनिफाइड फेलियर थ्योरी हो, one cause that combines all these causes of failure and explains the real reason, ताकि हम उस रियल रीज़न को, उस रियल कॉज को फोकस कर सकें और हम अपने मसाइल से निकल सकें. क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स और एंड्यूरिंग मसला है, और ये हम कई दफ़ा यहीं पे ही बात हो चुकी है कि ये आज से नहीं है, ये आज से कई सालों से, कई दिहाइयों से हमारा ये इशू है. जितनी हमारी टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स है, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जितनी कोशिश और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो इनमें से इंडिविजुअल तमाम रीजंस हैं, लेकिन इन सबको कंबाइन करके कोई ना कोई यूनिफाइड फेलियर थ्योरी हमें बनानी पड़ेगी. बट यहाँ पे ये बात आपका करियर से क्या, आपके करियर से इसका क्या ताल्लुक है इन सारी बातों का, ये अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं. वो आपने शेर सुना होगा कि कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाएं क्या. तो जो हम जैसे लोग हैं जो इस हार्डशिप में, जो इस तरह की सिचुएशन में ग्रो अप होते हैं, they grow up with a certain set of skills which other people do not have. जो adversity है, it begets strength, it begets innovation,
It begets overall it makes you hard as a rock and tough as a nail. वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, वो जो आपके अंदर हैं, वो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस यहाँ पे डेवलप हो सकती है, वो किसी और कंट्री में शायद नहीं हो सकती. You're born with this, and this seemingly negative disadvantage that we have, it can be turned into a advantage for ourselves. So because देखें, हम दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, हम पाकिस्तान से तो निकल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमसे नहीं निकल सकता. हमारे अंदर की जो पाकिस्तानियत है वो कभी भी नहीं निकल सकती. जो हमारा स्किन कलर है वो हमेशा यही रहेगा, और जो हमारी जीन्स हैं, जो हमारी ब्रॉटअप है, वो वही रहेगा. सो मे बी दिस एडवर्सिटी इज द सिल्वर लाइनिंग ऑफ दोज डार्क क्लाउड्स जिस तरह बात करते हैं. हमने बिगर पिक्चर को, लेकिन पॉइंट ये है कि हमने बिगर पिक्चर को एक्नॉलेज जरूर करना है. वी कैन नॉट टर्न आवर आइज अवे, और हम ये नहीं कह सकते कि ये मसाइल नहीं हैं, और हम इन मसाइल से, ऑल्दो पेट्रियोटिज्म जो है वो ये गारंटी करता है, वो ये डिमांड करता है कि हम अपने आप को सबसे अच्छा मुल्क समझें और अपने आप को चोजन वन समझते रहें, बट इट डजंट मीन कि हम हकीकत से नज़रें चुरा लें. बट द एडवर्सिटी दैट वी हैव ग्रोन अप विद, इफ़ वी think about it and try to turn it into a positive thing, we can still do that. अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमें करियर प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. वो है दिस स्ट्रगल बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस. इसके पीछे एक स्टोरी है, इस प्रिंसिपल के पीछे भी एक स्टोरी है. इंजीनियरिंग हमारी मुकम्मल हो गई थी. हम 5-6 लोग जो है ना वो कॉन्वोकेशन के बाद गाउन पहन के बैठे हुए थे अपने कैफेटेरिया में और पेप्सी पी रहे थे. तो बैठे बैठे मुझे ख्याल आया और मैंने एकदम से बोल दिया. मैंने कहा यार मुझे अगर जॉब मिल भी गई तो मैं करूँगा क्या, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है. तो मेरे सामने जो बैठा हुआ था उसने ना ज़ोर से पेप्सी टेबल पे मारी. उसने कहा कि यार 2 मिनट तो खुश हो लेने देता. मैंने कहा यार भाई, मैं एकदम से मेरे मुंह से बात निकल गई है. तो वो कहते नहीं यार तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो. मैंने कहा यार मैंने अभी एक्सेप्ट किया कि मुझे कुछ नहीं आता, तो इसमें स्मार्टनेस की क्या बात है. कहते नहीं तुम बड़े जो है ना अपने आप को. हाँ भाई हम लड़ ही रहे थे. वो तीसरा एक साथ बैठा हुआ था, उसने कहा कि यार लड़ने की ज़रूरत नहीं है, डू व्हाट आई डू. जब जॉब मिल जाए ना तो डू व्हाट आई डू, फेक इट टिल यू मेक इट. फेक इट टिल यू मेक इट इज एन एक्रोनिम जो कि इज अ प्रोवर्ब, सॉरी, जो कि बहुत फेमस है बाहर के मुल्कों में. वो इस मामले में एक और मैं भी आपको ये सुनाऊंगा. उस वक्त मैंने सोचा कि नहीं यार फेक नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि ऑनेस्ट इंसान है तो उसको जो है ना वो ये मेरी ऑनेस्टी इसकी इजाज़त नहीं देती कि मैं ये लोगों को प्रिटेंड करके ये बताता रहूँ कि मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है. तो ये तो थोड़ी सी डिसऑनेस्टी हो जाएगी ना, तो ये मैं नहीं कर सकूँगा. लेकिन फिर when I started thinking about that incident, that story, somewhere in the middle of my career, तो मुझे लगा कि मुझे ये फिर मुनीर नियाज़ी की एक नज़म याद आ गई कि सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अब्रबारा में, ये नाआबाद वक्तों में दिले नाशाद में होगी, मोहब्बत अब नहीं होगी ये कुछ दिन बाद में होगी, गुज़र जाएंगे जब ये दिन ये इनकी याद में होगी. तो जिस तरह मोहब्बत भी उस वक़्त नहीं होती जब वो दिन गुज़र जाते हैं तो तब होती है, इसी तरह अकल भी उस वक़्त नहीं आती. वो जब टाइम गुज़र जाता है ना तो फिर आपको अकल आती है. उस वक़्त तो मैंने नहीं माना कि भाई मैं आई एम नॉट गोइंग टू फेक इट, राइट. बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट वाज नॉट सच अ बैड आइडिया. क्यों?
अच्छा, हमने यही सुनते हुए आए हैं कि भाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन फिर मेरी नज़र से सोक्रेटिस का ये कॉल गुजरा कि ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज अ चाइल्ड। अब हो सकता है वो ये कह रहा हो कि वो बहुत प्योर रहेगा, बहुत इंथुजियास्टिक रहेगा, बहुत क्रिएटिव रहेगा, वो चाइल्ड से जो भी हम वैल्यूज़ एसोशिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि एक चाइल्ड जो है वो नाइव भी होता है, वो वल्नरेबल भी होता है, वो प्रिडिक्टेबल भी होता है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली एक्सप्लॉइट्स दोज ऑनेस्ट इंडिविजुअल की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सो what I personally observed, and you can disagree with me on this, कि faking it or appearing confident until and unless you gain the real confidence, तो ये हमारे यहाँ एक नॉर्म सा बन गया हुआ है। और ये जो फेक इट टिल यू मेक इट है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। की कॉन्फिडेंस की गेम है। किस किसने ये मूवी देखी है? दिस इज़ अ मूवी कॉल्ड कैच मी इफ़ यू कैन। इट्स अबाउट अ गाय, हिज नेम इज़ फ्रैंक, और ये ट्रू स्टोरी पर मबनी है। ही यूज्ड टू, कॉन आर्टिस्ट जो होते हैं वो कॉन्फिडेंस आर्टिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन आर्टिस्ट। तो दे हैव सो मच कॉन्फिडेंस दैट दे कैन प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स विच दे आर नॉट। So this guy back in 1970s, I think, pretended to be a pilot and a professor and a doctor and multiple identities ने choose की और लोगों को बेवकूफ़ बनाया, एंड उस ज़माने में millions of dollars जो हैं वो फ्रॉड से कमाए। तो मेरे जहन में जब वो मैं फेक इट टिल यू मेक इट वाला जो एक सुना प्रोवर्ब, तो मेरे जहन में यही आया कि भाई आई डोंट वांट टू बी अ कॉन्फिडेंस आर्टिस्ट, एंड that is not how I brought up, और ये गलत तरीका है। why should I be dishonest? लेकिन हुआ ये कि मैंने फिर फैसला ये किया कि यार, आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट पीपल हु आर रियली कॉम्पिटेंट थ्रू आउट माई करियर, एंड आई विल फॉलो देम, आई विल टेक देयर लीड एंड लर्न फ्रॉम देम। और फिर वक्त के साथ साथ जब मैं मज़ीद लर्न करूँगा तो मेरे अंदर मज़ीद कॉम्पिटेंस भी आ जाएगी और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली फॉलो। और मेरा फिर वही हाल रहा एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, कि जो गालिब का शेर है कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक तेज़ रौ के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राह बर को मैं। पॉइंट ये होता है कि आपको जो भी कॉन्फिडेंट इंसान नज़र आता है, आप कहते हैं यार ये ज़रूर वी आर गोइंग टू फॉलो दिस, आई एम गोइंग टू फॉलो, एंड मे बी ही हैज़ समथिंग टू ऑफर, समथिंग टू टीच मी। एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा, डिफरेंट लोकेशंस। बट देयर केम अ टाइम व्हेन all of the so-called leadership of that organization was sitting in a boardroom, and I was also there. और मुझे realize हुआ कि all of these people are con artists. वजह, बहुत से नेगेटिव इंडिकेटर्स मुझे फील हुए। एक तो ये फील हुआ कि what they are doing is they are being more loud than other people, ठीक है। जस्ट बीइंग लाउड मीन्स के उनको समझा जाता है कि ये ठीक कह रहे हैं। बहुत से लोग एक लाउड और एग्रेसिव अप्रोच को काउंटर नहीं करते, तो वो खुद ही लीडरशिप पोजीशन में आ जाते हैं। एंड देन आई ऑल्सो रियलाइज दैट दीज पीपल डू नॉट हैव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड और ऑन प्रायोरिटी, बल्कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के पीछे वो लोग काम कर रहे हैं। तो ना उनके अंदर वो क्या कहना चाहिए, कॉम्पिटेंस तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस है जो कि ऑन डिस्प्ले है, एंड दैट इज जस्ट व्हाट इज गोइंग ऑन। सो उस वक्त जाहिर बात है, बीइंग अ यंग प्रोफेशन, बीइंग यंग इंजीनियर और बीइंग, तो उस वक्त मैं थोड़ा सा डिसहार्ट हो गया। मैंने कहा कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, ठीक है, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लेनी चाहिए। And I did experiment. I shifted sectors. I went from
one small company to major companies or bigger companies, and I experimented. और जब मैं एक्सपेरिमेंट जहाँ पे मैं नहीं कर सकता था, तो वहाँ पे मैंने ये किया कि अपने जो दोस्त थे उनसे पूछा उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पे क्या है. Unfortunately, the same leadership phenomena existed almost across the board. और मुझे वो इन्फॉर्मेशन, कुछ मेरी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन थी, कुछ सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन से मुझे ये पता चला कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो लीडरशिप का जो क्राइटेरिया है वो हमारे लीडर्स ठीक नहीं है. हमारे कॉर्पोरेट साइड सेक्टर के अंदर लीडर्स ठीक नहीं है, एंड दे प्रिटेंड टू बी समथिंग एल्स, they pretend to stand for something, but they are actually not honest with that. अच्छा, उसके बाद फिर नेचुरली आपको ये जहन में आता है कि यार चलो अगर पाकिस्तान में ये बहुत हालात ख़राब हैं तो बाहर चले जाते हैं. उस ज़माने में अमेरिका वाज वेरी डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस, हो सकता है आज भी हो. अच्छा, अमेरिका की तगो दो करने से पहले दिस वाज द टाइम व्हेन कुछ साल गुजर चुके थे और मेरे साथ के जो बहुत से लोग थे वो कोई अमेरिका, कोई यूके, कोई ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुके थे. एंड देयर वाज अ स्मॉल रीयूनियन एट दिस पॉइंट इन टाइम. तो तीनों जगह से लोग आए हुए थे. हम दूसरों से एक दूसरे से पूछ रहे हैं यार तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है. एंड द गाय, वो जो फेक इट टिल यू मेक इट वाला गाय था, उसने कहा कि भाई मैं तो मैनेजमेंट पोजीशन में हूँ इन अमेरिका एंड इन वेरी गुड कंपनी. तुमने कहा भाई तू वहाँ पे कैसे पहुँचा. उसने कहा कि यार एक दिन क्या हुआ कि मेरा बॉस जो कि एक काउबॉय हैट पहन के ऑफिस आता था, उसने मुझे बुलाया और उसने कहा कि यार लुक जेंटलमैन, अ मैनेजमेंट पोजीशन इज़ एम्प्टी और मैं यहाँ पे किसी को हमने प्रमोट करना है. लेकिन मसला ये है कि ये जो चाइनीज़ लोग हैं ना, ये सिर्फ चाइनीज़ को ही मैनेज कर सकते हैं हमारी कंपनी में. जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं दे आर नॉट फिट फॉर मैनेजमेंट पोजीशन. और जो गोरे हैं अनफॉर्चुनेटली दे हैव गॉन टू सॉफ्ट. सो द ओनली टू काइंड ऑफ पीपल दैट कैन मेक डिसीजंस आर काउबॉयज एंड इंडियंस. अब उसने मुझे कहा और मुझे मैनेजर बना दिया. सो दिस स्मॉल स्टोरी एक्चुअली गिव्स यू एन इंडिकेशन what kind of leadership or what kind of management paradigm existed in that company in the United States at that point in time. तो उधर से आपको ये हिंट मिलता है कि वो जो लीडरशिप पैराडाइम जो कि अनसेवरी है वो सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, वो और भी जगहों पे एग्जिस्ट कर रहा है. सो दिस काउबॉयज एंड इंडियंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह पे, हर हमारे जैसी सोसाइटीज़ में तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, बट एडवांस सोसाइटीज़ के अंदर भी एग्जिस्ट करता है. और यहाँ पर आकर पहले तो दिल नहीं माना. मैंने कहा नहीं यार, हम वो लोग ऐसे नहीं हो सकते. दे आर फेयर पीपल, दे आर मेरिट वहाँ पे चलता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. But then I went and studied some research by Harvard Business Review में रिसर्च पढ़ी. इसके अलावा क्या कहना चाहिए, स्टैनफोर्ड प्रोफेसर्स की गई रिसर्च, डिफरेंट बुक्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड पॉलिटिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के ऊपर. तो यही बात कंफर्म हुई कि हम एक जो लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड सा हुआ हुआ है. सो लग ये रहा था कि अगर आपने लीडरशिप पोजीशन पे जाना है तो यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स दैट एट वन पॉइंट इन टाइम यू थॉट वर नॉट राइट. अभी हम इसको आगे और भी एक्सप्लेन करेंगे. ये जो काउबॉयज एंड इंडियंस वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉक्सिक लीडरशिप वाला कॉन्सेप्ट है, ये ग्लोबली एग्जिस्ट करता है और ये एक बहुत ही डेंजरस फिनोमेना है.
depending upon how much power you have, how much resources you have at your disposal, a toxic leader can have drastic effects on the organization, on the country, and sometimes the whole of humanity. So, इस पॉइंट के ऊपर मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि ऐसे लोग जो कि कॉन आर्टिस्ट्स हैं, जिनके अंदर कॉम्पिटेंस भी नहीं है. बाय द वे, वो जो रिसर्च मैंने पढ़ी थी उसमें वो क्लियरली था कि जी मोर देन अ मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स कॉरपोरेशंस and a majority of world's government structures and political structures are inefficient. हमारी दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी जो एफिशिएंसी होनी चाहिए वो उससे 50% कम है, और उसकी वजह यही लीडरशिप फ्लॉज हैं. हम लीडर ही गलत चूज़ करते हैं. हम उन लोगों को लीडरशिप पोजीशन में आने देते हैं जो कि जिनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अगर वो पॉलिटिकल लीडर है तो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, गवर्नमेंट के लिए बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत क्या कहना चाहिए, हार्मफुल होते हैं. सो कोई भी इस एरिया के ऊपर आप रिसर्च उठा के देख लेंगे तो हमारा लीडरशिप मॉडल जो है ना दुनिया का इस वक्त, वो काफ़ी फ्लॉड है. और हम कॉन आर्टिस्ट को और अनडिज़ायरेबल पीपल को अपनी लीडरशिप पोजीशन पे बिठाते हैं. तो उस पर सवाल ये पैदा होता है कि भाई आई डोंट वांट टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. तो उसका मतलब है कि मैं लीडरशिप पोजीशन पे कभी भी नहीं जा सकता, मैं अपने करियर में आगे फर्दर ग्रो भी नहीं कर सकता. बट हाउ कैन अ होल कंपनी, अ होल नेशन एक्चुअली सेलेक्ट समबडी लाइक दिस? जो है वो हम कौन आर्टिस्ट को समझ नहीं सकते. हमें पता नहीं चलता कि ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, और वो लीडर कैसे बन जाता है. और जब वो एक दफ़ा लीडर बन जाए तो वो हाउ डज दैट पर्सन कंटिन्यू टू राइज इनटू पावर. वो अपने करियर ग्रोथ उसी तरह के इंडिविजुअल्स की क्यों होती है? इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एवरीबडी नीड्स अ हीरो. ये एक पुराना सॉन्ग है, वेयर हैव ऑल द गुड मैन गॉन एंड वेयर आर ऑल द गॉड्स, वेयर इज द स्ट्रीट वाइज हर्कुलिस टू फाइट द राइजिंग ऑड्स, इजंट देयर अ वाइट नाइट अपॉन अ फायरी स्टीड, लेट एट नाइट आई टॉस आई टर्न एंड आई ड्रीम ऑफ व्हाट आई नीड अ हीरो. तो ये एक बड़ा सीरियस सा सॉन्ग था, लेकिन नाउ इट हैज़ टर्न इनटू अ सिंबल ऑफ दिस फ्लॉड लीडरशिप मॉडल दैट वी हैव इन द वर्ल्ड राइट नाउ. अच्छा, इसकी वजह यह है कि एवरी कल्चर इन द वर्ल्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम हैज़ ऑलवेज हैड अ हीरो मिथ. आज से कुछ 4,500 साल पहले ग्रीक मिथोलॉजिस्ट्स ने ये कैरेक्टर्स क्रिएट किए जो कि ग्रीक गॉड्स की लंबी लंबी कहानियाँ हैं. और द ह्यूमन बींग्स नीडेड मिथोलॉजी. Human beings needed to hear those stories and they needed to believe in these powerful beings जो कि जिनके पास सुपर पावर्स हैं, जो कि डिफ़िकल्ट टाइम्स में हमें सेव कर सकते हैं. एंड देन वो स्टोरीज इतनी पावरफुल हो गई कि देन पीपल स्टार्टेड वर्शिपिंग देम. दे स्टार्टेड वर्शिपिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. लेकिन ऑफ कोर्स ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है. अब तो हम ग्रीक गॉड्स में बिलीव नहीं करते, कोई भी नहीं करता, और हमारे अंदर से ये अर्ज ख़त्म हो जानी चाहिए. लेकिन 4,000 साल में हम को ख़ास प्रोग्रेस नहीं कर पाए एज ह्यूमन बीइंग्स. उसकी एक वजह है, उसका एक इंडिकेटर है. वो ये है कि आज भी अगर आप टॉप 10 ऑल टाइम ग्रॉसिंग हॉलीवुड मूवीज़ को नाम निकालें तो उसमें एवेंजर्स 3 दफ़ा आएगी, और इसी तरह स्पाइडरमैन और स्टार वॉर्स. दैट मीन्स कि जो ह्यूमन कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, वो अभी भी हीरो की तलाश में है.
एंड इफ वी कैन ट्रांसलेट दैट, कि जो हम लीडर चूज करते हैं, वी बिलीव कि ही हैज सम सुपर पावर्स, और ही मेक्स अस बिलीव दैट ही हैज some superpowers that which we don't have. He has some knowledge, he has some information that which we don't have. और उसी वजह से we have this urge to follow that person, because everybody needs a hero. And those people who rise to leadership positions, जो करियर में अपने ग्रोथ करते हैं, वो वही लोग होते हैं जो दूसरों को ये बिलीव करवा सकें कि they are super heroes, that they have something that nobody else has, and that they can deliver and they can save the organization in whatever circumstances that we might find them. आपको याद, वो शुरू में जो हमने बात की थी, सच्चा लीडर मिल जाए, वो जो सच्चा लीडर है वो भी एक सुपर हीरो कॉम्प्लेक्स, सुपर हीरो की जो नीड है, वो जो डिज़ायर है, ये उसी की मैनिफेस्टेशन है कि कोई एक ऐसा बंदा हो. बिकॉज वी डोंट हैव एनी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और nobody, I mean, he doesn't have to have a plan, but he has to just convince us somehow that he is that savior, and that is enough for us. So everybody, even in the corporate world and in the political world, everybody is actually looking for a hero, and those people who understand this and they can portray and pretend to be a hero, वही अपनी कॉर्पोरेट करियर के अंदर ग्रो करते हैं. And if you want, I can give you references from certain books and certain papers. वो मैं आपके साथ references भी share कर लूँगा. So this is just an opinion, because there has been a lot of research on this. तो आजकल के दौर में हीरो कौन होता है? If you know what is a hero in today's corporate world, what are the characteristics of a hero, then maybe you can pretend to be one, and that will help you progress in your career. Hero kaun hai ji? Someone who is super confident. Now these are the characteristics of a hero, somebody who is accepted as a hero, and these are psychologically research wise proven hai. Kya traits hain ji? Someone who appears to be super confident, चार्मिंग होना चाहिए, टीवी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कैरिज्मेटिक होना चाहिए, हाईली पैशनेट फॉर अ कॉज, डजेंट मैटर व्हाट द कॉज इज, बट यू हैव टू बी पैशनेट. ये जो पैशन है ना, ये हमें खा गया एक्चुअली. सो यू हैव टू अपीयर पैशनेट फॉर अ कॉज. हार्ड स्टांस, आपने पीछे नहीं हटना. जब आपने एक कॉज के लिए या एक बात कह दी है तो आप पीछे नहीं. पीपल शुड नो कि यार आप अपनी चीज पे अड़ जाते हैं. चूजेस वन साइड ऑफ द अदर, वो कभी भी दरमियानी रास्ता नहीं लेगा. और डू और डाई एटीट्यूड होगा. ये होगा तो ठीक है, वरना मेरे से जंग है तुम्हारी. फियरलेस, रेकलेस, रूल ब्रेकर. अगर आप रूल ब्रेकर नहीं हैं, आप कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते. इफ यू डू नॉट अपीयर टू बी अ रूल ब्रेकर एंड अ रिस्क टेकर एंड अ रेबल, यू आर नॉट फिट फॉर लीडरशिप. appears to have knowledge and skills that no one else has, and that is what. तो आपके पास वो knowledge, वो skill हो या ना हो, it doesn't really matter. You have to have all these qualities, and that will actually almost guarantee you a progress, an upward progression in your career. और रिसर्च क्या कहती है कि नॉन हीरो कौन है इन कॉर्पोरेट एंड पॉलिटिकल सेटिंग्स? बीइंग मॉडेस्ट, मॉडरेट, सेंसिटिव, कंसिडरेट, इमोशनली इंटेलिजेंट, ओपन माइंडेड, empathetic are qualities we think are nice to have, but not in our leaders. जो इस तरह के लोग गलती से लीडरशिप पोजीशन पे आ भी जाएं, उनको कोई लीडर मानने को तैयार ही नहीं होता. उनकी कोई बात ही कोई नहीं सुनता. उनकी बात की वेटेज ही क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपनी बात बहुत तहम्मुल से कर रहे होते हैं. वो कहते हैं यार ये तो बड़ा कूल एंड काम है, ये इसके अंदर तो पैशन ही नहीं है. ठीक है,
मुश्किल वक्त में हमें मुश्किल से निकाल नहीं सकेगा. Humility, sobriety, politeness, restraint, these are the things that are not associated with leadership behavior because they are not characteristic of charisma, glamour and competence. आपकी charismatic personality तब भी होगी जब spark होगा, आप ज़्यादा जज्बाती होंगे. और अगर आपके अंदर और अगर आप उस तरह से visible नहीं हैं, nobody will select you for a leadership position. And that is true, unfortunately, in major corporations, in major political parties, and pretty much most of the world. और अभी इतना अरसा हो चुका है इस रिसर्च को कि उन्होंने इसको वो करेक्शन, बायस करेक्शन भी कर ली हुई है, जो ईस्ट वर्सेस वेस्ट करेक्शन है वो भी कर ली हुई है. एंड सो these are somehow some of the psychological models and psychological tendencies that we have कि अगर आपने करियर में प्रोग्रेस करना है, डोंट बी अ नॉन हीरो, बी अ हीरो. ठीक है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स वन. अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि अगर आप किसी ने कार्ल यंग को पढ़ा है, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, तो वो बात यह है कि वो जो हीरो मिथ है वो हमें ये बताती है कि वो जो फेक इट टिल यू मेक इट वाला प्रोवर्ब है ना, वो क्यों वैलिड है. यू फेक इट एंड प्रिटेंड टू बी अ हीरो, क्योंकि सिविलाइजेशन के स्टार्ट से लेके आज तक ये सारी चीज़ें अभी तक वैलिड हैं और हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुके हैं. और ये दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी टाइम सूनर. As a humanity, we're not going to change and somehow suddenly one day start selecting leaders of any other kind. It's not going to happen, unfortunately. So this is one of the perspectives that we have to have while planning a career. अब जो कॉन्फिडेंस है ना, वो एक ऐसा स्विच आपके दिमाग में दबा देता है कि आपको देखने वाला आदमी ऑटोमेटिकली कॉम्पिटेंट भी समझना शुरू कर देता है और ट्रस्टवर्दी भी समझना शुरू करता है. इट टेक्स लेस देन 30 मिलीसेकंड्स टू मेक दैट मिस्टेक. और एक दफ़ा वो आप मिस्टेक कर लें, एक दफ़ा किसी को आप दिल से सच्चा लीडर मान लें या सच्चा बॉस मान लें, उसके बाद आप अपना जो ओपिनियन है वो कभी भी चेंज नहीं करेंगे. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है प्राइमेसी इफेक्ट. जो चीज़ आपने पहले सुन ली, प्राइमेसी इफेक्ट ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले बता दी गई उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो हायर प्रायोरिटी पे रजिस्टर हो जाती है. बाद में आने वाली चीज़ें आप भूल जाते हैं क्योंकि हमारी लिमिटेशन है. फिर हेलो इफेक्ट है. अगर एक इंसान देखने में अच्छा है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो तमाम चीज़ों में अच्छा है. एंड इट इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल कि पीपल हु आर मोर प्रेजेंटेबल, हैव अ मोर अपीलिंग पर्सनैलिटी, हैव एन अनफेयर एडवांटेज इन लाइफ ऑटोमेटिकली. और फिर है जी कन्फर्मेशन बायस. जब हमने एक दफ़ा एक चीज़ एज्यूम कर ली, एक दफ़ा हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये बंदा ठीक है, ये बंदा हमारा हीरो है, उसके बाद हम सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन सीख करेंगे जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को कंफर्म करेगी. और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, बेशक वो फैक्ट हो, वो हमें मिल रही हो कि यार ये ठीक नहीं है, हम उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर लेंगे. दैट इज़ व्हाट confirmation bias, this flaw in human brain is. And you multiply this flaw with और इसका जो है ना वो एजुकेशन के साथ, इनकम लेवल के साथ उतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है जितना हम समझते हैं कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो शायद उनके अंदर कंफर्मेशन बायस ख़त्म हो जाएगा या हेलो इफेक्ट से वो इफेक्ट नहीं होंगे. बिकॉज दीज आर द थिंग्स, these miscalculations are happening so quickly in our mind कि हम इसको परसीव नहीं कर सकते. तो सवाल हम ये लेके चले थे कि कांट वी टेल इफ अ पर्सन इज अ कॉन आर्टिस्ट. तो ये अगर if I am a very good con artist, it is very very difficult for somebody to catch me. इसीलिए जो लोग, जिन लोगों की मैंने अभी तस्वीरें भी आपको दिखाई,
जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कभी भी उनकी फॉलोइंग नहीं छोड़ते, एंड दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट कि यार ये कौन आर्टिस्ट है, बिकॉज दे से आई एम द बेस्ट लीडर, आई नो एवरीथिंग, यू नो आई एम बेस्ट एट एवरीथिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, अब अगला सवाल ये आता है कि यार एक बंदा अगर हमें एक दफ़ा में बेवकूफ़ बना दिया है तो वो पावर वाली पोजीशन में कैसे आ जाता है? क्योंकि अगर हमें ये पता होगा और हम कौन आर्टिस्ट बनना चाहेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं ना, बिकॉज अदरवाइज कोई रास्ता नहीं है. अदरवाइज इस तरह की सिचुएशंस के अंदर लीडरशिप पोजीशन में आने का, कॉर्पोरेट लैडर के ऊपर टॉप तक पहुंचने का यही रास्ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट टू द नेक्स्ट लैडर. अच्छा, आपने कौन आर्टिस्ट बनना है, तो अब आपने अगली लैडर पे कैसे चढ़ना है, इसके ऊपर भी रिसर्च है, साइकोलॉजिकल रिसर्च है जो ये बताती है कि आपने करना क्या है, हाउ टू राइज अप. यहां पर हमारे अगले कॉन्सेप्ट की बारी आ जाती है, विच इज कॉल्ड द नॉलेज पावर रिलेशन. और इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि पावर इज पावर. हमने सुना था कि नॉलेज इज पावर, लेकिन असल में पावर इज पावर. अभी पिछले दिनों मार्गरेट एटवुड इज़ अ वेरी रिनाउंड ऑथर, तो उनसे किसी ने कहा कि जी पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. उसने कहा नहीं, स्वॉर्ड इज माइटियर देन द पेन. ये आप पहचानते हैं क्या चीज़ है? ये गेम ऑफ थ्रोन्स है. तो उसका सीन अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन देखी है तो पावर इज पावर वाला सीन आपको शायद याद हो. उसमें यह है कि क्वीन सर्सी, जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वीन सर्सी है, उसके सामने लॉर्ड बेलिश है. ही इज सपोज टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, ही इज सपोज टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है. वो कहता है कि लिसन क्वीन, यू नो नॉलेज इज पावर. तो वो एकदम 7 गार्ड्स खड़े होते हैं. वो कहती है गार्ड्स स्लिट दिस मैन्स थ्रोट. सारे गार्ड्स आते हैं, एक बंदा, सारे उसको पकड़ लेते हैं. एक बंदा तलवार निकालता है और उसके गला काटने लगता है. फिर वो कहती है ओह वेट आई हैव चेंज माई माइंड. सब गार्ड्स पीछे हो जाते हैं. लॉर्ड बेलिश साहब की हवाइयाँ उड़ रही होती हैं और फिर वो क्वीन कहती है यू सी लॉर्ड बेलिश, पावर इज पावर. तो ये जो हम अब ये दूसरी दफ़ा आ गए हैं ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हमें सब लोग कहते रहे हैं. फिर हमें लोग कहते रहे हैं कि नॉलेज इज़ पावर, और फिर कहते रहे हैं कि पेन इज़ मार्टियर देन द स्वॉर्ड. तो ये जब मैं इस थॉट प्रोसेस से गुजर रहा था ना, तो वो मुझे एक वो आंटी याद आई. वो याद है, वो एक गवर्नमेंट वाली आंटी थी, वो जो कहती थी कि ये बिक गई है गवर्नमेंट. ठीक है. तो पॉइंट ये है कि एक्चुअली जिस सोसाइटी में या जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जिस पॉलिटिकल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं उसकी रियलिटी कुछ और है, और हम जैसे मेरे जैसे मासूम लोग जो है ना वो रियलिटी कुछ और समझते रहे हैं. असल में पावर इज पावर. सो हाउ डू दीज फेकर्स, हाउ डू दीज कॉन आर्टिस्ट गेन पावर? उन्हें पहले से पता होता है. तो मेरे में और उस इंडिविजुअल में फ़र्क ये है कि मैं सारी ज़िंदगी ये समझता रहा कि नॉलेज इज़ पावर. मैं मज़ीद नॉलेज हासिल करूँगा तो मुझे पावर मिलेगी. दूसरे बंदे को ये पता था कि पावर इज़ पावर. तो जिसके पास पावर है वो अगर मुझे नहीं देगा या मैं छीनूंगा नहीं, मुझे कभी भी पावर नहीं मिल सकती. बेशक वो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है, बेशक आपकी फाइनेंशियल पावर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो कैसे करते हैं जी? सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, इसके ऊपर भी जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ. अभी देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत नेगेटिव हैं एंड काउंटर इंट्यूटिव हैं और अनकन्वेंशनल हैं, लेकिन मैं आपको नंबर दे के जाऊँगा. आपको मैं, अगर आपने मुझसे रेफरेंसेस पूछने हैं, रिसर्च के रेफरेंसेस, तो वो आप ज़रूर मुझसे ले सकते हैं. अच्छा, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस क्या है? पहला तो हमें पता है जी, कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे को. दूसरा है फ्लैटरी. ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन वेपन है. अगर मुझे पता भी है कि ये बंदा झूठी तारीफ कर रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में उसकी तारीफ का जो असर होना है वो मेरे दिमाग में आ जाएगा. आप जितने भी हम्बल हो, ह्यूमिलिटी हो जितनी भी आपके अंदर, फ्लैटरी
चिपिंग अवे अगेन एंड अगेन, वो आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में अफेक्ट कर रही है. एंड नोबडी इज इम्यून टू दिस, नोबडी. फिर बी एग्रेसिव, वो हमने ऑलरेडी बताया कि अगर आप एग्रेसिव नहीं है, आपके अंदर पैशन, आपके अंदर आग नजर नहीं आती, तो आप सक्सीड नहीं कर सकते. अगर आप बिल्कुल रूल्स पे चल रहे हैं, कभी भी आप सक्सीड नहीं कर सकते. यू हैव टू शो दैट यू have the ability, you have the courage, you have the guts to break those rules. And those people in power will notice this because they have also reached to that power position by breaking rules. So you have to show them what you're capable of. Be power hungry. अगर आप ambitious नहीं हैं, अगर आपको power चाहिए ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी. कभी भी नहीं मिलेगी. Nobody is going to hand it over to you. And then advertise yourself. आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, अपनी जो मेहनत है, अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार करें. और जो आपकी नहीं भी कंट्रीब्यूशन है, वो किसी और की है, उसका भी अपने नाम से प्रचार करें. अब नाउ ट्रिक इज, ये जो सारी बातें हैं, मुझे तो लग रहा है कि आई हैव टू सेल माई सोल एक्चुअली टू एक्चुअली डू ऑल दीज थिंग्स. Either that, or I have to abandon all hope of gaining power in this corporate and political world. There are only those two options, ना? क्योंकि ifs and buts नहीं है, यही है. अच्छा, और मजे की बात यह है कि जिस सोसाइटी में सब लोग ऐसे करने लगे, सब लोग एग्जैक्टली यही करने लगे, सब लोग पावर हंगरी हों, सब लोग रूल ब्रेकर्स हों, सब लोग फ्लैटरर्स हों, तो क्या होगा? मैम ने बिल्कुल सही बताया. दैट सोसाइटी टर्न्स इनटू अ फेल्ड society. And there is sociological research in books and journals which proves this. Failed state की क्या है जी? Bad behavior is like an infectious disease. ओ जी, हमें करप्शन का हक नहीं है, फलाने ने भी तो फलाना किया था. ठीक है. Institutional and interpersonal trust goes to zero. वो जो मेरी रियूनियन हुई थी, उसमें जो यूरोप से, स्कैंडिनेवियन कंट्री से आया था, उससे भी हमने पूछा कि भाई तुम्हें सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे हैरान कुन बात क्या लगी? तुम पहली ज़िंदगी में पहली दफ़ा गए और स्कैंडिनेवियन. कहते यार, जो चीज़ मुझे रात को सोने नहीं देती थी शुरू में, वो ये थी कि यार मैं इनसे जो कुछ कहता हूँ, ये एज्यूम करते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ. एंड देन आई रियलाइज्ड कि हमारी सोसाइटी का ये हाल हो चुका है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल हमसे जो भी बात कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, या उसके पीछे कोई स्कीम है, या कोई उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, या ये कोई ना कोई चक्कर होने वाला है. इफ दिस फीलिंग infiltrates into a society at an individual level, if we are unable to trust our neighbors, our brothers, and the automatic thinking is not to trust and that somebody is trying to hurt us, this is a very big indicator कि हम उस रास्ते पर चल पड़े. और फिर वो फेल्ड स्टेट में होता कि यार ये तो मेरा मसला नहीं है, मैंने तो नहीं किया ना, ये फलाने का मसला है. पुलिस वाला कहेगा कि ये पॉलिटिशियंस का मसला है, पॉलिटिशियंस कहेंगे ये किसी और इदारे का मसला है, इकोनॉमिस्ट कहेंगे ये उसका मसला है, टीचर कहेंगे कि ये HEC का मसला है, या स्टूडेंट्स का मसला है, स्टूडेंट्स कहेंगे. क्योंकि आई अंडरस्टैंड दिस व्हेन आई वाज सिटिंग देयर आफ्टर द कॉन्वोकेशन, और मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं सीखा. आई वाज ब्लेमिंग द यूनिवर्सिटी, आई वाज ब्लेमिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. That is a way of thinking that actually the whole society starts to spiral into. And this is a very big indicator कि आप as a state, as a society कहाँ जा रहे हैं. And then of course there are only two kinds of people left in the society. Either there are predators
गैंगस्टर्स एंड बाकी बेचारे शिकार होते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत रह जाती है, जो भाग सकते हैं वो फिर मुल्क से भाग जाते हैं और पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रेडेटर्स और प्रेज रह जाते हैं. सो अनफॉर्चुनेटली इन वेरी क्या कहना चाहिए, डार्क टर्म्स, दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ करियर प्रोग्रेशन इज एट दिस मोमेंट इन टाइम. 2 सवालों के हमने जवाब दे दिए. अब आखिरी सवाल रह गया, हाउ डज ही कंटिन्यू टू राइज अप फ्रॉम देयर. मुझे पावर मिल गई, मैं और पावर कैसे ले लेता हूं. यहां पे आपका अगला प्रिंसिपल आएगा कि नॉलेज इज एक्चुअली स्लेव ऑफ पावर. वो कैसे? देखें, माइकल फोकल्ट ने कहा था कि एक्सरसाइज ऑफ पावर इटसेल्फ परपेचुअली क्रिएट्स नॉलेज. इट्स अ साइक्लिक इफेक्ट. आपके पास पावर होगी तो आप नॉलेज क्रिएट कर सकेंगे, और अगर आपके पास पावर नहीं होगी तो आप इफेक्टिव नॉलेज क्रिएट नहीं कर सकेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस मोबाइल फोन गिव्स अस अ सर्टेन लेवल ऑफ पावर. अब उस पावर से हम नॉलेज एक्सेस कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, बट only if that knowledge is gained in order to achieve more power, that knowledge is helpful. For example, मैं एक middle management position पे आ गया हूँ. Now I'll use companies' resources to carry out experiments. ठीक है? Carry out experiments so that I can gain more knowledge out of either failing or succeeding in those experiments. Real economic world के अंदर नॉलेज हासिल करने का तरीका यही है कि आप रिसोर्सेज स्पेंड करते हैं, आप पैसे खर्च करते हैं, एंड यू टेक रिस्क्स. इफ आई एम स्मार्ट इनफ, आई विल टेक रिस्क एट समबडी एल्सेज एक्सपेंस. दैट पावर दैट आई हैव गॉट फ्रॉम बीइंग एट द मिडिल पोजीशन. मेरे पास कुछ टीम आ गई, ठीक है, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज आ गए, मैंने उससे अपना एक नया आइडिया टेस्ट किया. अगर वो फेल हो गया तो कंपनी का लॉस है, लेकिन उसके अंदर से जो नॉलेज मैंने क्रिएट किया, आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि नॉलेज मुफ्त में नहीं मिलेगी. कुछ ना कुछ टाइम, मनी, रिसोर्सेज आपको स्पेंड करने पड़ेंगे. आप तरक्की तब कर सकते हैं जब आप वो नॉलेज, वो टाइम और वो रिसोर्सेज और वो मनी जो है वो आपके जेब से ना जा रहे हो. And the more money you have at your resources, the bigger, the riskier experiments you can undertake, and the more knowledge आपको मिल सकती है. For example, knowledge creation का एक conceptual सा मैंने एक model ये बताया कि there are things at any given point, there are things that I know and which are in my head in the form of ideas and concepts and information, and then there are things that I don't know, which is which are there in my mind in form of questions and confusions and conflicts. तो होता क्या है, I have to spend money to convert those questions into ideas, concepts and information. I have to spend effort. अगर ये effort और ये money मैं किसी और के पैसों से लूँ, किसी और के एक्सपेंस पे लूँ, वो जो प्रेज हैं, प्रेडिटर हूँ मैं, तो ये वाला मेरा जो पोर्शन है ना वो बड़ा होता जाएगा. लेकिन इसके साथ एक बहुत मैजिकल इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है. जैसे ही आप ये साइकिल चलाते हैं, देर आर सम थिंग्स दैट आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, देर आर सम थिंग्स दैट आई डोंट नो दैट आई नो ऑलरेडी. ये वो जो मेरा सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर नॉलेज और क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो अनलॉक होना शुरू हो जाते हैं. एंड इट हैज़ एक्सपोनेंशियल सॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट ऑन यू. आपने सिर्फ ये करना है, यू हैव टू थिंक ऑफ द राइट क्वेश्चंस, एंड दिस engine, if you have power, this engine will start working and more knowledge is going to be created. और जैसे मैंने कहा, वोल्टेयर भी यही कह रहा था
मैं भी वोल्टेयर मेरी तरह सोचता था बेचारा. वो कह रहा था कि जज अ पर्सन बाय देयर क्वेश्चंस रादर देन देयर आंसर्स. सो आपके क्वेश्चंस जितनी अच्छी क्वालिटी के होंगे उतना अच्छा आपका ये इंजन काम करेगा. एंड विद पावर एंड विद द इंटेंशन, इफ योर इंटेंशन इज टू गेट द नॉलेज, टू गेट मोर पावर, दिस इंजन विल कीप ऑन रनिंग एंड देन आप बहुत आगे निकल जाएंगे. लोग आपको नहीं पकड़ सकेंगे. So do experiments, take risks, and वो जो बंदा है वो अब जैसे पावर पोजीशन में जाते हैं तो आपके पास बेसिकली एक वो इंफॉर्मेशन आ जाती है जो पावर सर्कल्स के अलावा कहीं और अवेलेबल नहीं होती है. एंड दैट आल्सो हेल्प्स यू गेन मोर एंड मोर पावर. सो उस रास्ते से चलें. फेक इट टिल यू मेक इट. देन सक्सेस के जो की प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पे वो फ्लैटरी एंड ऑल दैट आ रहा था, उसके बाद आपको पावर मिल गई. उस पावर के बाद आपने उस पावर को मल्टीप्लाई करना है इस इंजन को चलाकर. दैट इज़ हाउ थिंग्स आर मूविंग इन द रियल वर्ल्ड. बाकी सब बातें, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा आगे चलते हैं. वो आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो भी वैल्यू है, नॉलेज है, वो भी इसी तरह से इंक्रीज करती है. ये डेविड लिंच का एक मैंने कहीं सुना था कि वो कहता है कि क्रिएटिविटी एंड इज जस्ट लाइक फिशिंग. आप छोटी सी बेट लेके पानी में डालते हैं, उससे एक मछली पकड़ते हैं, फिर उसी मछली को वापस बेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फिर पानी में डालते हैं तो उससे बड़ी मछली पकड़ी जाती है. And then so on and so forth. And then someday you get enough fish to hire somebody to do the fishing for you. And this circle goes on and on and on and on. So that is what the perpetual or knowledge engine is. So we have answered the last question as well. How does he continue to rise up? Or that is how it happens. अब हमें यहाँ पे एक सवाल आता है कि why do we want power? Do we want? अब हमने यहाँ पे ये एक it is a decision point for a person whether you want power or not. तो मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ट्रम्प को पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत थी, या कहते हैं कि जी इमरान खान को पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत थी, उनके पास तो सब कुछ है था और हो सकता है कौम का दर्द हो या कोई ऐसा कुछ करो. लेकिन उसी वक्त मुझे भी याद आया कि ये सीरीज़ किसी ने देखी है, नार्कोस. ये पैब्लो एस्कोबार है जो कि कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड रहा है. इसके पास दुनिया के इतना पैसा था कि इसको खुद नहीं पता था. ही हैड ऑल द पावर, ऑल द मनी, ऑल द गन्स, ऑल द ड्रग्स. Yet he decided one day that he wants to run for parliament election. असल में ultimate power state के पास होती है. Until and unless you are not a lawmaker, you don't have ultimate power. Even Pablo Escobar and Donald Trump want to be in politics because the peak of power is in this सिस्टम इज इन पॉलिटिक्स. तो लोगों को पावर क्यों चाहिए होती है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क माई सेल्फ टू अवॉइड ऑपरेशन, लोग हमारा एडवांटेज ना ले सकें, ठीक है. उसके बाद जब इंसान थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वो सेफ लेवल पे पहुंच जाता है तो उसको पावर इसलिए चाहिए होती है कि बिकॉज आपकी एक शेयर्ड रिसोर्सेज है ना, उसमें से ज़्यादा शेयर आपको मिल जाए. पीपल गेट ग्रीडी एक्चुअली, कि यार उसको बेहतर स्टेटस मिल जाए, उसको बेहतर रिसोर्सेज मिल जाए, उसके लिए उसको मज़ीद पावर चाहिए. और फिर उससे अगले लेवल के ऊपर फिर देन इट इज़ अ मैटर ऑफ ईगो, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द richest man on the earth or most powerful man in this society, and so on and so forth. So Nietzsche कहता है कि but it is the same with the man as with the tree. The more he seeks to rise into the height and light, the more vigorously do his roots struggle earthward, downward, into the dark and deep, into the evil. तो वो लोग कहते हैं कि जो लोग पावर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में ऊपर चले जाते हैं लेकिन वो दिल से अच्छे होते हैं, उनमें और
ईवल लोगों में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि जो अच्छा आदमी है वो जब लोगों की लाशों के ऊपर से गुजर रहा होता है तो उसे दिल में थोड़ा सा अफसोस हो रहा होता है। लाशों के ऊपर से उसको भी गुजर के जाना है। दैट इज़ वॉट द हमने इसको बड़े सॉफ्ट तरीके से शुरू किया था, कैरियर प्लानिंग। उसको हम आहिस्ता 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 डार्क करते रहे हैं और हम फिर इसको बिल्कुल बेयर बोन ह्यूमन साइकोलॉजी तक ले आए हैं। दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट आर, जो राइज हैं हमारी सोसाइटी में और बहुत सी सोसाइटीज़ में। और आपने ये देखना हो कि किस सोसाइटी में ये सबसे ज़्यादा राइज हैं, वो फिर आप देख लें वो इंडिकेटर्स वहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, इंटरपर्सनल ट्रस्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे लोग डॉक्टरों के पास भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है कि डिग्रियाँ बिकती हैं, जज बिकते हैं, फैसले बिकते हैं। तो वहाँ पे फिर क्या होगा? हमारे यहाँ पे अगर इतना बुरा हाल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग, वी कैन गो फ्रॉम 2.5 to 5 मे बी। लेकिन ऐसी सोसाइटीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे वो बुरा हाल है। सो कहने का मकसद ये नहीं है कि हमने अपने असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना ये थोड़ा सा एक फैशन सा भी बन गया हुआ है अपने आप को बुरा भला कहना और पेसिमिज्म फैलाना। मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि हम ये देखें कि क्या हम उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं, क्या हम उस डायरेक्शन में बहुत आगे तो नहीं निकल गए। और जब हम ये रियलाइज़ करेंगे और फिर हम इस रियलाइजेशन के बाद देखेंगे कि मैं ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रोफेशन में कितना आगे जाना चाहता हूँ, वो हाउ मच पावर डू आई नीड, एंड वी हैव टू गो थ्रू दिस प्लानिंग प्रोसेस एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ आवर करियर ग्रोथ। अगर आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तब भी आपको इसी तरह की पावर इन द बिजनेस वर्ल्ड ऑल्सो follows the same dynamics, I think. But we can discuss. Maybe somebody from the business world can come and say कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है. Maybe somebody from a specific profession can come in and say कि नहीं जी हमारी इंडस्ट्री में या हमारी फील्ड ऑफ वर्क में ऐसा नहीं होता। सो तो पर्पज़ ये था कि रिसर्च क्या कहती है, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी के अंदर रिसर्च क्या कहती है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल एंड पॉलिटिकल लैडर के ऊपर चढ़ने के लिए क्या रूल्स हैं जो कि काफ़ी हद तक सॉलिड फैक्ट्स में एक्चुअली उस लेवल तक पहुंच चुके हुए हैं सोसाइटी के। तो सोशल साइंसेस की रिसर्च इस बारे में क्या कहती है। मेरा अभी इसके अंदर और भी चीज़ें हैं बट आई थिंक वी आर आउट ऑफ टाइम, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं और फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो ज़रूर मैं क्विकली आई विल गो टू द एंड एंड जस्ट टू रीकैप, हमने स्टार्ट फ्रॉम द बिग पिक्चर। हमारा पहला प्रिंसिपल था फेक इट टिल यू मेक इट, फिर एवरीवन नीड्स अ हीरो, पावर इज़ पावर, नॉलेज इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्लेव, एंड आखिरी हम नहीं कर सके वो थोड़ा जब इंशाल्लाह कभी फिर टाइम मिलेगा, दैट इज़ मोर अबाउट इंट्रोस्पेक्शन एंड हाउ टू एक्चुअली, उसका मकसद ये था मेरा इसमें इंक्लूड करने का कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़िंदगी में एक रास्ते पे चलते रहें और बाद में पता चले कि यार ये तो मैं चाहता ही नहीं था। सो हाउ टू लिसन टू योर सेल्फ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू रियली वांट इन लाइफ, वो एक था, वो मिस हो गया। वो इंशाल्लाह देखेंगे फिर कभी मौका मिला तो। कुछ सवाल जो कि अभी तक मैं जहन में हैं इसके अलावा जिसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ, उसमें एक तो पहला सवाल अभी भी मेरे जहन में है कि हमारी एज अ पाकिस्तानी हमारी आइडेंटिटी क्या है, कि हम कहाँ खड़े हैं एज अ सोसाइटी, इसको मैं समझना चाहता हूँ। जिस तरह किसी और जगह पे मैंने ये बात की तो उन्होंने आपने तो 2.5 एवरेज निकाली ना, तो उन्होंने ज़रा एवरेज कम निकाली थी, और किसी जगह पे शायद तीसरी जगह पे जाऊँ तो शायद वो ऑडियंस उससे भी कम एवरेज निकाले या कुछ ज़्यादा भी निकाल ले। तो व्हाट इज़ आवर आइडेंटिटी, हाउ डू वी सी आवरसेल्व्स एज फार एज बीइंग ट्रस्टवर्दी इज़ कंसर्न। फिर क्या यूनिफाइड फेलियर थ्योरी, हम कैन वी रीच टू अ सर्टेन थ्योरी जिसमें वो कुछ एक, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसको हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मे बी ऑन द कॉन्सेप्चुअल लेवल एज वेल, जस्ट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कम से कम उसमें सोचे तो इंसान। और ये आखिरी सवाल था कि ये क्योंकि वो हमने पूरा कवर नहीं किया
तो ये थोड़ा सा हम नहीं बात कर सके. एंड अनदर थिंग दैट वी हैव टू मैच्योर. हम बात करते हैं ना, कुछ सोसाइटियाँ जो हैं वो बहुत यंग हैं और कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो बहुत मैच्योर हैं. सो सोसाइटी मैच्योर तब होती है जब इंडिविजुअल्स मैच्योर होते हैं. तो हम इंडिविजुअल लेवल से, दिस इज़ समथिंग दैट इंटरेस्ट्स मी अलॉट, कि हम इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मैच्योरिटी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और इंसान वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ या एक्सपीरियंस के साथ साथ कैसे वो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और मैच्योरिटी जो है वो अचीव करता है. इसके ऊपर भी दिस इज़ समथिंग ऑफ माय ओन इंटरेस्ट एज वेल. आखिर में मेरा नंबर है, इफ़ समबडी वांट्स टू हैव, जो कि इस फील्ड ऑफ रिसर्च में काम कर रहा है, एंड दे वांट रेफरेंसेस, आई कैन स्पेसिफिक रेफरेंसेस आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. I hope this has been of some interest to you and to people who are watching online. आप के कोई सवाल हो आप फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Assalamu alaikum. Thank you for a very informative session. I guess it was very depressing as well. I have 2 questions. जी. So you think that honest people should not pursue progression or leadership role? Is that your opinion, or is that what the research is saying? And the other question is that if a person who thinks he or she is honest and has reached a leadership role, so is that person in denial? Just thinks that they are honest? अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चंस. जो आपका पहला सवाल था कि क्या ऑनेस्ट लोग जो हैं वो लीडरशिप पोजीशन पे आने की कोशिश ही ना करें, यही सवाल है ना. और ये होता है क्योंकि इट इज़ बिकॉज यू सी पीपल ऑन दोज पोजिशंस एंड यू सी कि व्हाट दे हैव टू डू. ठीक है, वो जो पॉलिटिक्स के अंदर जो जड़ें काटने वाले प्रोसेस से वो गुजर के आए हैं, या वो फ्लैटरी के प्रोसेस से गुजर के आए हैं, यू सी दैट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, and that is the first reaction that you have, that I don't want to be this person. But actually then you have to be smarter than an honest person. Actually you have to be honest, but you have to be smart as well. For example, वो जो ये जो थिंकिंग है ना, वो ऑनेस्ट बंदे की थिंकिंग ना ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है. तो एंड देयर आर अनलिमिटेड शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन. सो यू हैव टू समहाउ actually convince yourself that life is not this simple. For example, आप flattery कर रहे हैं, and to justify yourself you praise somebody on something that is actually praiseworthy, for example. ठीक है, and being a good communicator so that you can portray your own achievements and contributions in a very effective manner. There is nothing harm in that. And this is with, मतलब कितने लोग कहते हैं यार हम अपनी तारीफ क्यों करें, कैसे करें, it seems to be very vain and very, तो ये you have to get over those हाँ. तो maybe क्योंकि एक्चुअली इशू ये है कि अगर आप जैसे लोग या ऑनेस्ट लोग या मिडिल लेवल के लोग जो कि ना बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हैं ना बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं, जब तक वो लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर नहीं आएंगे और वो हैंडल नहीं मतलब वो अपने आप को उस तरह से चेंज नहीं करेंगे, तो ये सिस्टम तो कभी भी चेंज नहीं होगा. बट प्रॉब्लम इज़ कि ये सिस्टम ऐसा ही है, और इसके अंदर एंट्री और इसके अंदर जो प्रोग्रेशन है उसका अनफॉर्चुनेटली प्रूवन तरीका यही है. Maybe an honest person can reach to a leadership position in a better society, in a very close to idealistic organization. For example, I've heard that some very big organizations only choose people, उन लोगों को वो leadership position पे लेकर आते हैं जो leader नहीं बनना चाहते. They find those people and they give them that job. I've मतलब written accounts मैंने पढ़े हैं जो कि verifiable हैं. So there are some, because they know कि वो जो इस तरह का आदमी होगा वो कभी भी लीडर पे, जो लोग घसीटते हैं उनको धक्का दे दे के लीडर पोजीशन पे लेकर आते हैं, और ऊपर because somebody in that organization maybe at the top level knows कि यार जिस तरह का लीडर हमें चाहिए वो नॉर्मल नेचुरल प्रोग्रेशन से नहीं आ सकता. जो दूसरा सवाल आपका ये था कि सॉरी,
person has reached a position of leadership, does that mean that the person actually is not honest, or just thinks that he or she is honest and is actually not? एक्चुअली ये दो चीज़ें हैं, दोनों तरीके से हो सकता है. एक तो ये होता है कि बाय चांस और बाय लक भी वो, अभी मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि वो बनना नहीं चाहता था लेकिन उसको लीडरशिप पोजीशन पे लाया गया. और दूसरी चीज़ ये है कि बाय लक वो आ गया कहीं से, और या बाय वो कहते हैं जहाँ जैसे यहाँ पे होता है ना सीनियरिटी बेसिस प्रमोशंस, तो वो जो सीनियरिटी बेसिस पे ऑनेस्ट बंदा भी आ जाए तो होता ही है कि उसको कोई लीडर मानता नहीं है. जिसको लीडर मान रहे हैं ना लोग, उसका ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड और वो होना मुश्किल है. दैट इज व्हाट द रिसर्च सेज, कि वो लोग मानेंगे ही नहीं आपको लीडर. आप पहुंच जाए, आपको कोई बिठा दे, until unless you show those hero qualities in yourself and go against your own nature, people are not going to. You have to be assertive, you have to punish people. वो जो punishment and reward वाला वो करना होता है, तो वो that is what it is. Punishment and reward, right? Is that dishonesty? Is that not being honest to the task? एक्चुअली वो यहाँ पे वो एथिक्स का वो आ जाता है कि वेदर दिस पनिशमेंट इज डिजर्व्ड और नॉट, वेदर इट इज़ टू मच और नॉट. बट यू नो, यू हैव टू समहाउ, for example, a kind-hearted person would give a person another chance, a second chance or not. But if you give a person a second chance, it can be construed as your weakness. Yeah. So that is how it is all a game of perceptions actually. And that is how we operate in the real world, based on perceptions. I want to continue the question of ma'am. I just want to put the question like this: which is the relieving statement? The one who knows he is a slave, the one who don't knows he is a slave. Actually, knowledge of the true state of affairs is always better. आप अपने सवाल को थोड़ा सा ज़रा अगर मुझे मज़ीद एक्सप्लेन कर दें तो मैं शायद बेहतर तरीके से आपको बता सकूं. ओके. मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो बंदे हैं, एक उसको पता है कि ही इज़ अ स्लेव, एक उसको पता नहीं है ही इज़ अ स्लेव, बट वो है स्लेव ही. सो विच स्टेटमेंट इज रिलीविंग उसको, लाइक देखिए, इग्नोरेंस इज ब्लिस अगर कहते हैं, जिसको नहीं पता कि वो स्लेव है तो वो तो खुश रहेगा ना. अकल ना होए तो मौजा ही मौजा, तो वो भी एक स्टेट ऑफ ब्लिस होती है. लेकिन वो अंधेरे में है ना. हाँ, लेकिन उसके लिए वो तो उसकी जिंदगी तो हैप्पीनेस तो गुजर रही है ना. देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम इस कोई भी आप देख लेना, ये डिप्रेसिंग थी बातें, ये बहुत सारी थी. इट इज़ हार्ड टू फेस दीज थिंग्स, बट ठीक है सारी ठीक ना हो, लेकिन बहुत सी बातें इसमें ठीक भी थी. तो चूंकि हम ये बातें फेस नहीं करना चाहते, और हम अगर जब तक हम ये बातें फेस ना करें हम खुश हैं ना. हमारे अंदर वो डिसोनेंस, हमारे अंदर वो एक वो नेगेटिव इफेक्ट और वो डिप्रेशन तो नहीं डेवलप हो रही. लेकिन ऑफ कोर्स इवेंचुअली इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स इट्स ऑलवेज बेटर टू नो कि व्हाट द रियलिटी इज. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, इतनी अच्छी रियलिटीज बताने के बाद रिग्रेट हो रहा है हमें कि हमने जो पढ़ा है एनएसटी इज बेस्ट पॉलिसी, आपने हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, शॉर्टकट नहीं है. लेकिन ये सारे सुनने के बाद लग रहा है जो हमने सिटिंग ईयर एजुकेशन में जो अपने करियर में पढ़ा है और अभी जो प्रोफेशनल लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. इसी तरह ही कुचल के जिस तरह एक सरदार ने मिसाल दी थी कि सरदार का जो तना है, दरख्त है, ये तब तक रहेगा जब तक लाशें बिछेंगी, और इस सिस्टम में ऐसे ही रहेंगे तो मे भी सक्सेसफुल है. अगर इसके अलावा दूसरा चलिए कहीं और, अमेरिका का नाम लिया था, क्या वहीं एक जो अभी प्रे का शिकार है बंदा, क्या वो ये सेकंड ऑप्शन लेके गो थ्रू कर सकता है, इस सिस्टम से निकल सकता है, या वहाँ भी यही सिस्टम है और यही पर डिगा में पूरा? अब इसके ऊपर मल्टीपल राय हो सकती हैं. अभी करंटली मेरा पर्सनल ओपिनियन ही है, मैं वही दे सकता हूँ कि एक ख़ास लेवल तक, एक ख़ास सस्टेनेंस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको शायद ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. जो बेहतर सोसाइटीज़ हैं उसमें आपको बेसिक लाइवलीहुड, एक बेसिक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या बेसिक सेफ्टी और जो भी आपकी मोटिवेशनल नीड्स हैं, उन जो भी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए आपको मिडिल मैनेजमेंट तक या एक कंफर्टेबल लाइफ तक या एक अच्छी कंट्रीब्यूटिंग लाइफ तक पहुंचने के लिए आपको शायद ये करने की ज़रूरत ना हो. बट एज सून एज यू try to go above a certain level,
फॉर एग्जाम्पल कह लेते हैं मिडिल मैनेजमेंट से आप कॉर्पोरेट लेवल में और ऊपर जाना शुरू, तो फिर आपको वो यही करना पड़ेगा। अगर यहाँ रहना है तो फिर ये जो पहले आपने प्रोसेस बताई यही करना पड़ेगा, अगर ऐसे सिस्टम है फेलियर स्टेट में, और स्टेट जी, फेलियर ही रीजन यही है। ये हाइपोथेटिकल है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, लेकिन कोई भी ऐसी सोसाइटी होगी जिसके अंदर वो सारी खसूसियात हैं, तो वहाँ पे तो वही वो प्रेडेटर और प्रे वाला ही सिस्टम होगा ना, रूल ऑफ जंगल बेसिकली चल रहा होगा। तो वहाँ पे तो सर्वाइवल की है। जैसे इसको किसी ने वो किया था कि जी कंट्री इज लाइक अ बिग गैंग वॉर, जिसमें मल्टीपल गैंग्स हैं, वो आपस में रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं, और उसमें जो बेचारे इधर उधर के जो सिविलियंस हैं, जो नॉन गैंग मेंबर्स हैं, वो उनको कोलैटरल डैमेज हो रहा होता है। मतलब आप कोई भी एक फ्रिक्शन के अंदर बहुत बड़ा वो है कि जो गैंगस्टर कोई भी मूवी देख लें या कोई भी नॉवल उठा लें, उसका सारा वही पैटर्न है, वही चल रहा होता है कि आपको वो सिविलियन पॉपुलेशन चाहिए ताकि उनको ड्रग्स बेच सकें, या वो सारा साइकिल चल रहा होता है। तो वो चाहते नहीं है कि लोग एक ख़ास साइकिल से बाहर भी निकलें, और फिर गैंग्स की लड़ाई होती है कि ये इलाका मेरा है तो ये इलाका तुम्हारा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये रूल्स मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये बिल्कुल ही कोई पत्थर पे लिखी हुई चीज़ें हैं, बट आई थिंक कि मोस्ट पीपल कैन रिलेट देयर वर्क एनवायरनमेंट्स और देयर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ विद दिस, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट इज रिटन इन द सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी रिसर्च। Being a part of the gangster living in Pakistan. थैंक यू सर। सर सारी डिस्कशन के दौरान जो मौजू था वो सारा एक डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जब आपने एक मौके पे जा के आपने कह दिया कि ये सारा जो आपने बयान किया है और ये सारा फील्ड स्टेट की तरफ लेके जा रहा है ना, तो मुझे कन्फ्यूजन ये है कि आपने हमें इनकरेज किया है कि हम फील्ड स्टेट में पार्टिसिपेट करें। देखिए वो मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुई है। हाँ, मैं वो जो एंड पे जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं ना, उस पर बेसिकली बात ये हो रही थी कि अगर सब लोग यही करना शुरू कर दें, यही रास्ता अपनाएं पावर की परस्यूट पे, ठीक है, अपना जो भी है करियर है, बिजनेस है, जो भी है, अगर उसको बढ़ाने का यही तरीका सब लोग ही अपनाना शुरू कर दें अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द सोसाइटी, तो पूरी की पूरी सोसाइटी एक फेल्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी। आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप ऐसा करें या ना करें, किसी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए इसकी बात नहीं हो रही, क्या है उसकी बात हो रही है। जिस सोसाइटी में ये तरीके हैं तो आप समझ लें कि वो ये है, और अगर आपने इस रास्ते पर चलना है तो वो रास्ता क्या है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस रास्ते में एक ख़ास हद से आगे आप जाएंगे तो वो उस दरख्त की तरह होंगे कि जो जितना ऊंचा जाएगा उसकी जड़ें उतनी ही नीचे गहराई में अंधेरे में जाती जाएंगी। सो इट इज़, आई एम नॉट हेयर, मेरे ख्याल में हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम प्रिस्क्राइब करें कि ऐसा करो और ऐसा ना करो। हमारा मकसद, मेरा पर्सनल मकसद ये है कि किसी तरह से अपना वर्जन ऑफ परसेप्शन ऑफ रियलिटी जो है उसको सामने रखूं, एंड आई इनवाइट पीपल टू आइदर अग्री और डिसएग्री एंड कॉन्टेस्ट, एंड एवरी सच इंटरेक्शन इज एक्चुअली ऑल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत शुक्रिया। सिंस आई एम ओल्ड स्कूल, तो मैं थोड़ा रेजिस्ट कर रहा हूँ बहुत सी बातों को तस्लीम करने में, कर भी रहा हूँ। तो आई विल ट्राई टू स्टिक टू द ओल्ड folk wisdom. Knowledge is power, but maybe if you are using it to manipulate others, I think फिर मैं आपसे सिंक कर जाऊंगा। The pen is mightier than the sword, but only if you are using it to sign a lucrative contract. And that morals are optional in the pursuit of success, but ये कि आप अपनी personal integrity को, how you can balance your personal integrity with the need to, maybe occasional need to do whatever it takes to succeed. तो
जो आपने शुरू में वो छोटा सा सर्वे किया था ना 2.5 एवरेज वाला, अगर आप दोबारा करें ना तो वो 4.5 हो जाएगा क्योंकि लोग जो है वो समझ गए कि यही आगे जाने का रास्ता है. बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग. सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, ना दुनिया में कोई बात नहीं, नहीं, बात बात नहीं है. तो मुख्तलिफ असलूब हैं फिर आए हैं किसी पॉइंट को हाईलाइट करने के. आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग द वे यू हैव पुट इट फॉरवर्ड. थैंक यू Thank you वेरी very मच. much. It was nice and thank you for being such a good audience. I hope कि इंशाल्लाह फिर दोबारा better circumstances में मुलाकात होगी. Thank you.